नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश राजपूत है। आपका एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में स्वागत है। आज का जो वीडियो रहेगा ये डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर रहेगा जो स्पेसिफिकली सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो मोस्टली जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है ये आपका रिटर्न के बाद ही होता है। तो जो कैंडिडेट्स अभी फिजिकल एंड मेडिकल के लिए जाने वाले हैं और जो कैंडिडेट्स अभी 6 दिसंबर के इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, इन लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। एंड एट द सेम टाइम जो कैंडिडेट अगले अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए भी रहेगा, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट इश्यूज भी क्रिएट हो सकता है और जो आपको तकलीफ में डाल सकता है। तो इसके पहले मैंने मेरे 2 वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। एक है जिसमें मैंने मेरा खुद का यूपीएससी सीएपीएफ इंटरव्यू का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो डिस्क्राइब किया है, आप जरूर जाके देखिए। बहुत ही अच्छा आपको ओवरव्यू मिलेगा कि इंटरव्यू कैसा रहता है। एंड एट द सेम टाइम मैंने यूपीएससी सीएपीएफ इंटरव्यू के रिलेटेड जो मिथ्स क्रिएट हो चुके हैं, जो क्वेश्चंस बार बार स्टूडेंट्स को सताते हैं, उनके बारे में जो मेरे जेन्युइन एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने शेयर किए हैं। तो ये 2 वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशंस में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले जो अभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनके लिए सजेशन रहेगा कि आप पहले अपनी चेकलिस्ट देख लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स में जो नाम और जो डिटेल्स हैं वो सब जगह पे सेम है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला अगर डॉक्यूमेंट है वो है आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में हम कंसिडर करते हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एंड आपका जो पासपोर्ट है उसे। तो ये 3 चीजों को आप फोटो आइडेंटिटी कार्ड के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ जाता है वो है आपका 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो ध्यान में रखिए 10th में आपको मार्कशीट भी मिलता है एंड देन सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास सर्टिफिकेट नहीं है प्लीज उसे इश्यू कर लीजिए, बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहता है उसका, ठीक है। तो 10th सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम मेंशन है, आपके माताजी का नाम मेंशन है, आपकी बर्थ डेट मेंशन है, वही हर जगह होनी चाहिए, ठीक है। इवन आपने जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था शुरुआत में उसमें भी सेम रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने जो भरा है और 10th के आपके मैट्रिकुलेशन में अलग है तो आप एक एफिडेविट लेके जाइए, सेफ साइड अगर मांगा तो आप वहीं पे दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो 12th मार्कशीट एंड 12th का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको रिक्वायर्ड है। तो 10th की डिटेल्स सेम रिफ्लेक्ट होनी चाहिए 12th में। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स एंड द फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट अगर आप पास आउट हो चुके हो तो, अगर पास आउट नहीं हुए हो या लास्ट ईयर अपीयर्ड हो, लास्ट सेमेस्टर बाकी है या चल रहा है, तो उस टाइम उस कंडीशन में आपको डिग्री सर्टिफिकेट इश्यू करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो डिग्री सर्टिफिकेट इश्यू करवा लीजिए। बहुत से कैंडिडेट्स अपने डिग्री सर्टिफिकेट लेते ही नहीं है, ठीक है। तो जो 10th में आपके डिटेल्स थे सेम आपके मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट में भी होने चाहिए, ये आपको देखना है। अगर इनमें से कहीं पे भी अगर आपके नाम में थोड़ा सा इशू है, जैसे कि बहुत बार होता है कि 10th के नाम में आपने आपका नाम, पिताजी का नाम और सरनेम लिखा है और बाद में पिताजी का नाम अगर कहीं पे मिसिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखता है तो उसके लिए एक एफिडेविट तैयार करना आपको जरूरी हो जाता है। तो स्पेसिफिकली महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा, मैं खुद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, नासिक से। तो होता क्या है कि महाराष्ट्रियन कैंडिडेट के जो नाम होते हैं तो सरनेम पहले लिखा जाता है, फिर फर्स्ट नेम और फिर फादर्स नेम लिखा जाता है। और जब डिग्री में जाते हैं तो बहुत से ऐसे डीम यूनिवर्सिटीज होते हैं या फिर अदर देन अगर आप महाराष्ट्र में जाते हो तो आपका नाम पहले फर्स्ट नेम देन फादर्स नेम फिर सरनेम रहता है। तो अगर इस फॉर्मेट में भी अगर आपका नाम है तो आपको एक एफिडेविट लेके जाना जरूरी है। एफिडेविट कैसे बनाते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं वहां पे जो कोर्ट
है वहां पे आपको जाके एफिडेविट मिल जाता है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। आपको सिर्फ सेट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पे जो नाम है ये सेम है बस। तो ये जहां पे भी अगर इश्यू दिखता है आपको तो एफिडेविट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड आपके पर्सनल डिटेल्स से रिलेटेड। तो ये कॉमन रहेंगे हर कैंडिडेट्स के लिए। ओपन कैंडिडेट्स के लिए इतना ही रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बाद में हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। अभी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट जरूरी है, ठीक है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या होता है कि अगर आप जब फॉर्म भरते हो, जिस वक्त जैसे अभी 2020 के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपने जो फॉर्म भरा था वो नियरली फर्स्ट वे ऑफ कोविड के पहले भरा था, ठीक है। तो उस वक्त क्या है कि फॉर्म भरते वक्त हम ज्यादा इंस्ट्रक्शंस पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म भर देते हैं। वहां पे मेंशन किया रहता है कि जो आप ओबीसी सर्टिफिकेट मेंशन करोगे उसकी डेट फॉर्म भरने की डेट की पहले की होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हमने कभी इशूड किया नहीं होता है तो हम रैंडमली भर देते हैं। तो देखिए कि ओबीसी सर्टिफिकेट में और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो स्टेट अपने पॉपुलेशन को अलग ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। कहीं पे वो कंपलसरी हो, जैसे महाराष्ट्र में वो एक ही बार प्रोवाइड होता है, बाद में आपको नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बार बार निकालना होता है। लेकिन सेंटर में हर साल आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना होता है सेंट्रल फॉर्मेट में, जिसमें आपका क्रिमिलियर का जो स्टेटस है वो भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट का ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के पहले होना चाहिए है। तो अगर वो है, आपने वही डेट मेंशन किया है, तो आप सेम सर्टिफिकेट लेके जाइए। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में फॉर्म भरने के पहले नहीं था, तो आप अपना स्टेट का सर्टिफिकेट लेके जाइए, ठीक है। उसके भी जेरोक्स कॉपीज लेके जाइए, ओरिजिनल लेके जाइए। क्योंकि वहां पे होगा क्या कि जब आप रिटर्न क्लियर करने के बाद सेंट्रल फॉर्मेट का ओबीसी सर्टिफिकेट निकालते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायर डेट का चाहिए, ठीक है। अगर प्रायर डेट का आपके पास नहीं है तो उस वक्त फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो बेटर क्या है कि अगर आपके पास उसके पहले वाले 1 या 2 साल पुराना भी सेंट्रल फॉर्मेट अगर अवेलेबल है तो आप वो सबमिट कर सकते हैं। अगर सेंट्रल फॉर्मेट उसके पहले आपने कभी निकाला ही नहीं था तो आप आपके स्टेट का दे सकते हैं, और अभी जो निकाल के गए हैं सेंट्रल फॉर्मेट वाला वो सबमिट कर दे सकते हैं। तो इससे आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी कैंडिडेट जो हैं ये बात को अच्छे से समझ लें, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको दिक्कतें ना हो जाए, ठीक है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी इशूड रहते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट है वो आपको कैरी करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन अगर हम देखें तो आपके हर सर्टिफिकेट में कास्ट सर्टिफिकेट, आपके मार्कशीट्स, आपके आईडी प्रूफ, इसमें जो आपने नाम मेंशन किए हैं ये आपके 10th मैट्रिकुलेशन से रिफ्लेक्ट होने चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आपने जो फॉर्म भरा था यूपीएससी के वक्त उसके साथ मैच होना चाहिए। अगर आपको लगता है कहीं पे भी नाम थोड़ा सा अलग है, अलग का मतलब क्या है कि फादर्स नेम बहुत बार मिसिंग हो जाता है आपके सर्टिफिकेट्स में, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप एफिडेविट जरूर बना के लेके जाइए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस होंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। अभी के हिसाब से जितना मैंने आपको बताया है ये आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप क्लियर रहिए, आप आपके नेम और डिटेल्स हर सर्टिफिकेट्स में देख लीजिए सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो रिस्पेक्टिव एफिडेविट आपको बना लेना होगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो मैंने पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन किया है कि वो फॉर्म भरने के प्रायर डेट का ही होना चाहिए,
और उसको फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपका स्टेट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अदरवाइज अगर सेंट्रल फॉर्मेट नहीं है अवेलेबल तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और हर सर्टिफिकेट का नाम आपको चेक कर लेना है, क्योंकि बहुत बार आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट का नाम होता है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो खत्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।